टीएसजी पेश करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। अध्यक्ष जी, भारत में आज की स्थिति के कारण ही हमें ऐसा करना पड़ रहा है। यदि हम ऐसा ना करें तो कमज़ोर हो जाएंगे, हम कायर हो जाएंगे और अपने राष्ट्र के साथ विश्वासघात करेंगे। लेकिन वास्तविकता यही है कि आप हथियार संभालें या ना संभालें, असली ताकत एकता में, इच्छा शक्ति और मनःशक्ति में होती है। हथियार लेकर लड़ने के लिए भी राष्ट्र के कार्य, हिम्मत और एकता का सहारा आवश्यक है। यदि कोई देश संगठित है, यदि इसके लोगों में एकता है, तो कितने ही हथियार इसे नहीं जीत सकते। इसलिए जब हम अपनी सेना और वायुसेना को मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम सबको याद रखना चाहिए कि वास्तविक ताकत देश की एकता और हमारे परिश्रम से ही आएगी। मेरा विचार है कि हमारे लोगों में वह बुनियादी एकता है। पिछले वर्ष संकट की घड़ी में हमने उसे देखा था, जब चीनियों ने हमारे देश पर हमला किया था तो लोग कमर कस कर खड़े थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से इस खतरे का सामना करने की प्रतिज्ञा की थी। वह हिम्मत बढ़ाने वाला दृश्य था। लेकिन कुछ समय बाद जब फौरी खतरा टल गया, जब लड़ाई नहीं हो रही थी, तो हमारे बहुत से लोग फिर आत्मसंतोष में डूब गए और खतरे को भूलने लगे। यद्यपि वह अभी भी बना हुआ था, उन्होंने अपने आप को आपसी लड़ाई झगड़ों, शिकायतों, नारेबाजी और इसी तरह की दूसरी चीज़ों में फंसा लिया। इससे पता चलता है कि यद्यपि हम मूलतः संगठित हैं और हम में ऐसा कुछ है जो खतरे के समय हमें खड़ा कर देता है, फिर भी जब खतरा उतना साफ नहीं लगता तो हम ढीले पड़ जाते हैं और अपने छोटे छोटे विचारों और विवादों में उलझ जाते हैं। चीनी खतरा हमारे सामने है। यह खतरा आने से भी पहले हमारे सामने गरीबी का वास्तविक खतरा था और अब भी है। हमें इस खतरे का भी उतना ही मजबूती और बहादुरी से सामना करना है जैसे हम देश पर हमला करने वाले दुश्मन का सामना करते हैं। हम अपने राष्ट्र का निर्माण तब ही कर सकते हैं जब हम अपने लोगों को उन्नत करें और उन्हें खुश व संतुष्ट बनाएं। इसलिए फौरी खतरा समाप्त होने पर सुस्त पड़ जाने की आदत खराब है। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हमें एकता की बात करनी चाहिए। पूर्ण विराम चेंज। सभापति महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर स्वास्थ्य सेवा योजना आरंभ करने की पहल करने वाले अनेक देशों में से भारत भी एक है। स्वतंत्र भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की आधारशिला भोरे समिति ने रखी थी, जिससे पूर्व अल्मा अता घोषणा पत्र 3 दशकों तक इस कार्य का आधार बना हुआ था। स्वतंत्रता के समय देश की स्वास्थ्य सेवाओं का मूल स्वरूप मुख्य रूप से नगरीय जीवन और चिकित्सा पर आधारित था। जो रोगी इन अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर आते थे, उनकी चिकित्सा मात्र उनका रोग ठीक करने के लिए की जाती थी। इन स्वास्थ्य सेवाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच अत्यंत सीमित थी, क्योंकि
उस समय रोगों की रोकथाम संबंधी सेवाएं सीमित मात्रा में थीं। पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक, उच्चतर तथा अन्य प्रकार के चिकित्सा केंद्रों के निर्माण और उन्हें उचित रेफरल प्रणाली से जोड़ने के प्रयास आरंभ किए गए। आम जनता की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम बनाए गए और उन्हें लागू किया गया। इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ज्ञात मृत्यु दर, जो 1951 में 27 थी, 1955 में घटकर 9 रह गई, लेकिन छूत की बीमारियों और पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों की दर में कमी नहीं आई। इसके अलावा HIV जैसे संक्रामक अन्य कई तरह के रोगों के फैलने से अस्वस्थता दर बढ़ी। चेंज पिछली 9 योजनावधियों में पूरे देश में ग्रामीण प्राथमिकता स्वास्थ्य देखभाल के मूलभूत ढांचे का निर्माण किया गया है। पर्याप्त मात्रा में उपकेंद्र तथा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं, जिससे 9वीं योजना के अंत तक राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक इस बारे में बनाए गए थे वे पूरे हो जाएं। पर्याप्त मात्रा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों को प्रभावपूर्ण आपात सेवाएं उपलब्ध हो सकें। लेकिन इन मूलभूत सेवाओं में प्रायः कर्मचारियों की कम संख्या एक बड़ी बाधा रही है और प्रमुख कर्मचारियों की कमी से स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाओं एवं प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रभावशाली तरीके से लागू करने में कठिनाई उत्पन्न हुई है। एक समस्या और भी है और वह है इन 3 स्तरों वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बीच कारगर निर्देशात्मक सेवाओं की स्थापना। कर्मचारियों की संख्या को भी निर्धारित करने की आवश्यकता है। पूर्ण विराम। वृद्धजनों के कल्याण और पुनर्वास, मादक पदार्थों के उपयोग को रोकने और नशाबंदी जैसे कार्यों में लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों का व्यापक सहयोग लिया जाता है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण वास्तविक व्यवहार में नहीं आ पाता है। पंचायती राज संस्थाओं का भी स्वार्थ में उपयोग होने लगता है और वे गरीबों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती हैं। ऊपर से नीचे तक की प्रणाली के अनुसार जो योजनाएं लागू की जाती हैं, प्रायः उनका कोई व्यावहारिक आधार नहीं होता तथा ज़मीनी वास्तविकताओं से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। इन योजनाओं के लिए प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने में ही संसाधनों का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है और केवल 35% वास्तव में लोगों तक पहुंच पाता है। सह इच्छाओं से शुरू किए गए कई अच्छे कार्यक्रम प्रायः लाल फीताशाही के जाल में फंस जाते हैं और अफसरशाही उनको लागू करने में उत्साह नहीं दिखा पाती। फलतः वास्तविक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। संविधान में लोगों के लिए आय, पद और अवसर की समानता का प्रावधान है, लेकिन संसाधनों के न्यायसंगत आवंटन में तथा योजनाओं के क्रियान्वयन पर कड़ी निगरानी रखने तथा उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। पूर्ण विराम समाप्त।